हेलो दोस्तों, आज से हम लोग 100 प्रश्न का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। ठीक है, 100 नंबर का ये सारा का सारा जितना भी प्रश्न है ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है। अब आप ऑनलाइन टेस्ट कैसे देंगे, ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल राजू सरोली दास पे जाना होगा। ठीक है, राजू सर, और यहाँ पे पावर पैकेज नाम से एक प्ले लिस्ट होगा। इसमें पावर पैकेज नाम से एक प्ले लिस्ट होगा। सबसे पहले उस प्ले लिस्ट को क्लिक कीजिए। ठीक है, वहाँ पे पावर पैकेज नाम से एक वीडियो होगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो टेस्ट का लिंक होगा। जैसे यहाँ पर देखिए टेस्ट का लिंक है। जैसे ही टेस्ट, इसमें आप अपना नाम, इंटर योर नेम, अपना नाम पुट कीजिए। ठीक है, और आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। क्योंकि टाइमिंग लगा हुआ है 15 मिनट का, तो ध्यान रखिएगा 15 मिनट में आपको ये 50 प्रश्न बनाने होंगे, केवल और केवल जीएस के होंगे। ठीक है, जैसे ही आप इसको टिक कर दीजिएगा तो ये कुल मिला के 50 है। जिस पे आपको टिक करना है टिक कीजिए, और जैसे ही आप लास्ट में, जैसे ही आप इसको लास्ट में देखिए, यहाँ पे आपका टाइम भी चलते रहेगा। सबमिट जैसे ही आप करेंगे, आप जितना प्रश्न छोड़े हैं ये भी दिखा देगा, और लास्ट में आपका कितना नंबर आया ये भी दिखाएगा। कितना आप सही बनाए, कितना गलत बनाए, ये भी बताएगा। ठीक है, देखिए इसके बाद इसमें टिक नहीं किए हैं, ये इसका सही उत्तर है, ये इसका गलत उत्तर है। ठीक है, इसके बाद ये 50 क्वेश्चन तो जीएस का हो गया, और यहाँ से आप 50 क्वेश्चन और यहाँ से आप मैथ का देख सकते हैं। कुल मिला के 1 घंटा का समय दिया गया है, 15 मिनट वहाँ और 45 मिनट यहाँ। तो यहाँ पे कुल मिला के इसमें 15 क्वेश्चन जीएस का है, इसके बाद 20 क्वेश्चन मैथ का है। ठीक है, तो 15 और 20 35, और फिर से 15 क्वेश्चन जो है आपका रीजनिंग का है। ठीक है, और फिर उसी तरह से टेस्ट जब आप दे लेंगे तो यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। आपका टेस्ट जैसे ही समाप्त होगा, है ना। चलिए ठीक है, जैसे ही टिक कीजिएगा, अच्छा ठीक है, आपका टेस्ट इन हो जाएगा। ओके, अब चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन पे। सबसे पहले हम लोग मैथ का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैथ का सॉल्यूशन करते हैं, इसके बाद जीएस का और रीजनिंग का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग मैथ का सॉल्यूशन करते हैं। 66 नंबर से, है ना, मैथ आपका शुरू हुआ है। पहला प्रश्न है 25 गुने 252 गुने 37 के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। देखिए इसका गुणनफल का इकाई अंक पूछ रहा है। अब देखिए 5 में 2 से गुना करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0, और 0 में किसी भी चीज से अगर आप गुना करेंगे तो आएगा आंसर 0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 300 में कौन सी संख्या घटाई जाए। 300 में ऐसी कौन सी संख्या, सबसे छोटी संख्या घटाई जाए ताकि परिणामी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए 9 से विभाजित कौन सी संख्या होगी, जिनका अंकों का योग 9 से कट जाएगा वो 9 से विभाजित हो जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2 3 5 क्या 9 से विभाजित होगा? तो आप देख लीजिए 5 3 8 5 3 8 2 10, ये 9 से नहीं विभाजित होगा। लेकिन हाँ 2 3 4 ये 9 से जरूर विभाजित होगा। ठीक है, 9 से देखिए 9 दूनी 18 और 9 छक 54 कट जाएगा। तो जिनके अंकों का योग यदि 9 से कट जाए वह संख्या भी 9 से कट जाएगा। यहां पर देखते हैं 300 में ऐसी कौन सी संख्या, सबसे छोटी संख्या घटाई जाए ताकि परिणामी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को आप डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से बनाएंगे। 4 ऑप्शन तो है नहीं आपके पास, आप इसमें 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 295, और हम जानते हैं कि 9 2 11 और 5 16, 16 जो है 9 से नहीं कटेगा, है ना, पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। अच्छा, इसमें अगर 6 घटा देते हैं तो देख लेते हैं कि 9 से पूर्णतः विभाजित होगा कि नहीं। तो ये हो जाएगा 294, 294। साफ पता चला है कि 9 से विभाजित नहीं है, ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। अच्छा 3 घटाते हैं तो कितना होगा, 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 297।
7 और 2 9 9 18, बिल्कुल सही। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न ये है 13 14 और कहाँ तक 20 तक का मान कितना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर आप देखें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 डॉट, है ना, इसी तरह से कहाँ तक लेके आना है ना, 20 तक का, 20 तक का। ठीक है, अगर 1 से लेके हम 20 तक जोड़े तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, लेकिन हमें 20 तक नहीं निकालना है 1 से, हमें 13 से लेके 20 तक निकालना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेके 12 तक अगर हम घटा दें इतना दूर, तो जो बचेगा वो 13 से 20 तक बचेगा। ठीक है, तो 1 से लेके 12 तक इसको घटा देंगे, तो घटाओ 12 n इंटू एन प्लस 1 होता है डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 210, 13 78, घटा दीजिए इसमें 78, तो लास्ट में 2 वाला आंसर होगा। 78 घटाइए 2, और ये हो जाएगा आपका 3 1, 132 आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक संख्या को जब 18 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। ठीक है, तो 18 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है 15। तो जब 6 से भाग दिया जाए तो बस आप इस 15 को भाग दे दीजिए, है ना, तो 6 दूनी के 12, तो शेषफल कितना आएगा 3। ठीक है, तो एक संख्या को जब 18 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है 15। तो जो शेषफल होगा उसी से हम क्या करेंगे, 6 को भाग देंगे, सॉरी 15 को किससे भाग देंगे, 6 से भाग दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपसे प्रश्न है कि इतना 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो आपसे पूछ रहा है कि y के स्थान पर क्या होगा। देखिए लास्ट का 3 डिजिट, शुरू में कुछ भी हो इससे कोई मतलब नहीं है। अगर लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट जाए तो संख्या भी 8 से कट जाएगा। देखते हैं, तो लास्ट में 3 डिजिट अगर 8 से कट जाए 5 7, ठीक है, और लास्ट में y है, चलिए 7 8 56, कितना आएगा 1। तो यहाँ पे क्या रखें कि y से कट जाए, तो 8 दूनी के 16, यानी कि y के स्थान पे 6 रखेंगे, आंसर हो जाएगा आपका 6। p किसी काम को 36 दिन में कर सकता है। ठीक है, p किसी काम को 36 दिन में कर सकता है। यदि q की कार्य क्षमता p से 50% अधिक है, q की कार्य क्षमता अधिक है 50%, यानी 150/100 p, यानी कि q अनुपात p बराबर हो जाएगा आपका 3:2। आगे लिख रहा है, देखिए इसका मतलब एक क्षमता का अनुपात हुआ, मतलब अगर q जो है 3 ईंट उठा रहा है तो p 2 ईंट उठा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कुल मिला के कितना ईंट उठाएगा। कि 36 दिन तक काम किया है, एक दिन में 2 ईंट उठा रहा है, तो 36 दिन में 36 दूनी के 72, यानी कि टोटल काम जो है 72 ईंट उठाने का है, 72 ईंट उठाने का है। आपसे प्रश्न क्या है, क्यू कितने दिनों तक काम, कितने दिनों में काम करेगा। क्यू एक दिन में 3 ईंटा उठा रहा है, तो 72 ईंट उठाने में कितना दिन लगेगा 72 ईंट, तो टोटल लगेगा 24। प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 72। P की कार्य कुशल Q से दुगनी है तथा वे दोनों मिलकर किसी काम को 36 दिन में करते हैं। देखिए सिंपल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 72। P की कार्य कुशलता Q से दुगनी है, यानी कि P/Q बराबर 2:1, ये क्षमता का अनुपात दिया हुआ है। तथा वे दोनों मिलकर किसी काम को 36 दिन में पूरा करते हैं।
मतलब ये हुआ कि P एक दिन में 2 ईंट उठाता है, Q एक दिन में 1 ईंट उठाता है, एक दिन में कुल मिला के 3 ईंट उठ रहा है, और दोनों मिलकर कितना दिन तक? 36 दिन में पूरा करते हैं। तो टोटल काम जो है 36 दिन में 36 गुने 3 यानी 136 दिया टोटल से, यानी कि 36 गुने 3 ईंटा उठा रहा है। ठीक है, तो P अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? P का निकालना है, टाइम ऑफ P। तो बटा में कितना कर देंगे हम? 2, 18 दूनी के 36, तो कुल मिला के लगेगा इसको 18 दिया 54। 73 देखते हैं हम लोग। यदि किसी वर्ग का विकर्ण 10 है, एक वर्ग है, इसका विकर्ण दिया हुआ है 10, तो प्रश्न क्या है? क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण के स्क्वायर बाई 2 यानी कि 5, यानी कि आंसर हो जाएगा 50। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 750 रुपया है तथा एक ग्राहक इसके लिए 600 रुपया देता है। छूट का प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। देखते हैं कितना छूट मिलता है। 150 रुपये का छूट मिल रहा है, तो प्रतिशत छूट निकाल दीजिए। 150 बटे कितना? 750 गुना कितना परसेंट? 100%। कुल मिला कितना हो गया? 20%। आंसर हो जाएगा एक वस्तु का अंकित मूल्य के क्रय मूल्य से 50% अधिक है, यानी कि मार्क प्राइस हो गया आपका 100, कॉस्ट प्राइस हो गया आपका सॉरी प्रश्न संख्या 75। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है, यानी कि क्रय मूल्य अगर 100% है तो मार्क प्राइस कितना हो गया? मार्क प्राइस हो गया 150%। यदि छूट 10% छूट दिया जाए, छूट कितना है? छूट है 10%, तो लाभ का प्रतिशत आपसे पूछ रहा है कितना होगा। देखिए प्रतिशत, मार्क प्राइस का प्रतिशत बराबर होता है सीपी का प्रतिशत पूरे 100 प्लस लाभ बटे 100 माइनस छूट। अब आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है, किसका किसका मान दिया हुआ है। सीपी बराबर, अच्छा मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है? 150। सीपी कितना दिया हुआ है? 100 गुने 100 प्लस पी बटे 100 माइनस छूट, यानी कि यहाँ पे 90 हो जाएगा। ठीक है, ये से खत्म, ये से खत्म। 15 135 बराबर 100 प्लस पी, यानी पी का मान हो जाएगा 35। ठीक है, नेक्स्ट, दो संख्या में 3 और 4 का अनुपात है। यदि प्रत्येक में 8 घटाया जाए तो नया अनुपात 17:24 हो जाता है। दोनों संख्याएं क्या होगी? दोनों में 3 और 4 का अनुपात है। देखिए यहाँ पर भी 3 और 4 है, यहाँ पर भी 3 और 4 है, यहाँ पर भी 3 और 4 है, और यहाँ पे 14 या 42, 14 चौके 56, 3:4 है। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि डायरेक्ट हीट एंड ट्रायल से बना लीजिए, एक तरीका है कि इसको मेथड से बनाइए। ठीक है, जैसे दो संख्याओं में a बटा b कितना का अनुपात है? 3x बटे 4x। प्रत्येक में 8 घटा दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाएगा? 17 बटे 24। ठीक है, अब पीछा तीसरी गुणा करेंगे, x का मान निकलेगा 24 × 72x माइनस 192 बराबर 68x माइनस 136। बाकी को एक तरफ करेंगे, 72x माइनस 68x बराबर 192 माइनस 136। चलिए इसको अगर घटाएंगे तो 4x बराबर कितना हो जाएगा? 66 नहीं 56, 14 चौके 56, तो x बराबर कितना आ गया? x का मान आ गया 14, तो 14 या 42 और कितना आया? 56 आया। अब इसी प्रश्न को आप हीट एंड ट्रायल से बना सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कि दो संख्याओं में 3 और 4 का अनुपात है, ये तो सब है। यदि प्रत्येक में 8 घटा दिया जाए
तो नया अनुपात 17:24 हो जाता है। ठीक है, दोनों संख्याएं क्या होगी। तो ऐसा कीजिए कि जो आपके पास जो आंसर दिया हुआ है इसी में 8 घटाते हैं तो 17 से कट जाना चाहिए। देखते हैं 8 घटाते हैं तो 17 से कटता है कि नहीं। 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 34, बिल्कुल 17 से कट रहा है। अच्छा, इसमें 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 22, जो कि 17 से नहीं कट रहा है। इसमें 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 37, जो कि नहीं कट रहा है। और इसमें अगर हम 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 52, तो ये भी नहीं कट रहा है। तो देखा जाए तो 3 ऑप्शन तो नहीं होगा, तो बचा हुआ ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यदि p का 2/3 और q का 1/5 के बराबर है, तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो p अनुपात q बराबर, ये यहाँ पे जाएगा तो 3 और ये यहाँ आएगा तो 5 गुने के 10, 3:10। 28 देखते हैं। 6 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 17 हो जाता है। देखिए, संख्या, औसत और फिर लिखेंगे योग। 6 संख्या का औसत है 18, 18 छक 78 से 108 हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि एक संख्या घटा दिया जाए, एक संख्या घटा दिया जाए, देखिए औसत बराबर क्या होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो 108 में से क्या हटा देंगे, एक संख्या हटा दिया जाए। एक संख्या अगर हटाएंगे तो संख्या कितना हो जाएगा 5, संख्या कितना हो जाएगा 5, और औसत कितना हो जाएगा। देखिए औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या, औसत बराबर 17। तो 108 बराबर कितना हो जाएगा -x बराबर 85। तो x बराबर 108 में से आप 85 घटा दें तो ये हो जाएगा 3, तो 23, आंसर हो जाएगा 23। यदि एक वस्तु के क्रयमूल्य तथा विक्रयमूल्य 5 और 6 का अनुपात है तो लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत, देखिए 5 रुपया में खरीदा है, 6 रुपया बेचा है, 1 रुपया का लाभ होगा। लाभ बटे क्रयमूल्य गुने 100%, तो इसका आंसर हो जाएगा 20%, आंसर हो जाएगा 20%। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि चावल को 48 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है, यानी कि 80% बराबर 48। तो प्रश्न है 20% लाभ कमाने के लिए उसको कितना बेचना होगा। तो 120% बराबर कितना, तो 48/80 गुने 120, 8 छक 48, 12 छक 72, आंसर हो जाएगा A। किसी संख्या को 20% घटाने पर परिणामी 30 आता है। ठीक है, किसी संख्या में 20% घटा देते हैं, 20% में 48 घटाने पर, 20% में कितना घटाएं 48 घटाते हैं तो परिणामी 30 आता है। तो 20% का मान कितना हो जाएगा, तरफ जाएगा तो कितना 78। तो आपसे प्रश्न है कि 100% का मान कितना होगा। ये हो जाएगा 5 गुना, तो आप इसको भी 5 गुना कीजिए। 8 5 40, 7 5 35, 36 37 38 39। प्रश्न संख्या 81, यदि किसी संख्या में 20% में 80 घटाने पर परिणामी 30 आता है, तो 20% में आप कितना घटा दें 80, तो परिणामी कितना आया 30। तो 20% का मान कितना हो जाएगा, 20% का मान हो जाएगा 110। तो 100% वह संख्या का मान 100%, इसको 5 गुना कीजिए, 20 25 100, इसको भी 5 गुना कीजिए, तो आंसर आएगा आपका 550, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, एक संख्या को पहले 30% घटाया जाता है, फिर 30% बढ़ाया जाता है। यदि प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 72 कम है, वास्तविक संख्या तो 100% होगा। ओके, वास्तविक संख्या कितना परसेंट होता है, तो फिक्स है 100%, और पहले 30% बढ़ाया जाता है, फिर 30% घटाया जाता है। तो a प्लस बी प्लस AB/100 अगर करेंगे, ठीक है, तो 30 + 30 का आता है 9%। तो कह रहा है कि यदि प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 72 कम है, ठीक है, तो कितना परसेंट कम हुआ 9%। तो यहाँ पे दिया हुआ देखिए, पहले वास्तविक संख्या हो जाएगा 100%, ठीक है, और बढ़ाने के बाद नया संख्या आपका हो जाएगा कितना परसेंट, तो +30 और -30 अगर आप करेंगे तो आएगा -9%। 9% घटाइए तो हो जाएगा करीब करीब
91%। अब देखिए कह रहा है कि दोनों में अंतर है 72। यदि प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 72 कम है तो कितना कम है, तो 9% बराबर 72, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 800। क्या गुना 8 गुना, तो इसको भी 8 गुना कर देंगे, 8 है 72, यानी कि आंसर हो जाएगा 800। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नाव की गति धारक के अनुकूल तथा धारक के प्रतिकूल दिशा में 16 किलोमीटर और 12 किलोमीटर है। ठीक है, धारक के अनुकूल कह रहा है यानी x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 16, और धारक के प्रतिकूल कह रहा है यानी x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 12। आपसे प्रश्न है कि धारा की गति क्या होगी। धारा की गति यानी y का मान निकालना है, तो दोनों को घटा देंगे, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 4, 2x बराबर होगा 4, सॉरी x नहीं 2y बराबर 4, तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान आएगा 2। एक व्यक्ति L बिंदु से जाता है तथा वापस आ जाता है। पूरी यात्रा के लिए उसका औसत गति 100 किलोमीटर है ना प्रति घंटा है। यदि N से L आने में उसकी गति 65 है, तो L से N आने में उसकी गति क्या होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये बिंदु है L और ये बिंदु है N। अब कह रहा है कि यदि पूरी के लिए औसत है 100, N से L आने में उसकी गति है, इधर से इधर आने में उसकी गति है 65, तो इधर से इधर जाने L से N जाने में उसकी गति कितनी होगी, यही प्रश्न है आपका। ठीक है, तो फार्मूला होता है औसत गति बराबर 2xy बटे x प्लस वाई। ठीक है, औसत गति दिया हुआ है कितना 100 बराबर 2, एक गति दिया हुआ है कितना 65 गुने y बटे x प्लस वाई यानी 65 प्लस वाई। ठीक है, ये कटेगा तो ये कटेगा 50 और ये कटेगा 13 पचे 65 और 5 से कटेगा 10, 10 पचे 50, तीछा तीछा गुना करेंगे तो ये आएगा 650 प्लस 10 वाई बराबर 13 वाई। एक तरफ ले जाएंगे तो आएगा 3y बराबर 650, तो इसको लेके आएंगे 3 दूरी के 6, 3 कम 3, 3 छक 18, हाँ ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एक धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है जो कि 3 वर्षों में 17% प्रति वर्ष की दर से इतना रुपया ब्याज देती है, तो मूलधन क्या होगा। ठीक है, प्रश्न है कि 3 वर्ष में इतना ब्याज देता है, एक साल में 17% दे रहा है, तो 3 साल में कितना 17 दिया 51%, 51% का मान दिया हुआ है 2550। तो आपसे प्रश्न है कि बताइए 100% का मान कितना होगा, तो कितना गुना होगा ये, तो ये हो जाएगा 50, तो इसको भी 50 गुना कर लेंगे, तो इसको 50 गुना करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 5000। ठीक है, अब हम लोग कुछ जीएस देख लेते हैं, उसके बाद रीजनिंग देखते हैं। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी पवनें गर्म धूल से लदी होती है और सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती। देखिए ये है आपका सहारा रेगिस्तान। ठीक है, अगर यहां से अगर पवनें ऊपर की ओर बहे है ना, तो इस पवन को कहते हैं सिरक्को। ठीक है, ये सहारा रेगिस्तान है और ये भूमध्य सागर है। अगर ये ऊपर की ओर बहे तो इस पवन को कहते हैं सिरक्को, और अगर पश्चिम की ओर बहे तो इस पवन को कहते हैं हरमटन। ठीक है, अगर ये उत्तर की ओर भूमध्य सागर को पार करते हुए आगे बढ़े और इटली में बारिश कराए तो इसी सिरक्को को रक्त की वर्षा कहते हैं। रक्त की वर्षा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे रेत के कण हैं जो लाल रंग के होते हैं, तो जब यहाँ धूल वाली आंधी यहाँ से उठती है तो भूमध्य सागर को जैसे ही पार करती है तो आर्द्रता ग्रहण कर लेती है और साथ ही साथ वो लाल मिट्टी, और जैसे ही इटली पहुंचती है तो मिट्टी जो साथ में लेके आई थी
पानी के साथ मिलकर वो लाल रंग की हो जाती है। परिणाम स्वरूप लाल रंग की बारिश होती है। और यहाँ पे देखिए कि भूमध्य रेखीय प्रदेश है, और भूमध्य रेखीय प्रदेश में बारिश तो होता नहीं, सॉरी प्रतिदिन बारिश होता है, साथ ही साथ हवा बिल्कुल नहीं चलती है। यहाँ पे गिनी कट है, ठीक है। जैसे ही ये पवन चलती है तो यहाँ के लोगों को काफी राहत मिलती है, इसलिए इस पवन को डॉक्टर वायु के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर वायु। ठीक है, तो प्रश्न ये है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी पवनें गर्म धूल से लदी होती है और सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिरक्को। ठीक है। फॉन कहाँ की पवन का नाम है? तो फॉन पवन जो है ये स्विट्जरलैंड की पवन की, स्विट्जरलैंड के हवा का नाम है फॉन। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है आपका ये तंत्रिका कोशिका है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है? मेलानिन। ठीक है, मेलानिन आपके त्वचा में रंग प्रदान करता है। हेमोग्लोबिन क्या होता है? इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? देखिए हैजा जो है संक्रामक रोग है, फैल जाता है। चेचक भी फैलने वाला बीमारी है। क्षय रोग भी फैलने वाली है, टीबी। और कर्क रोग का मतलब होता है कैंसर। कैंसर जो है ये फैलने वाला रोग नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका 4। अगला देखते हैं, विद्युत मोटर डॉट 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 ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मोटर जो घर में मोटर आपका लगा हुआ है, ठीक है, पानी जो छत पे चढ़ाएगा, तो जब उसमें विद्युत ऊर्जा देते हैं तो पानी को चढ़ाता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट, प्रकाशीय तंतु निम्नलिखित में से प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? यानी फाइबर ऑप्टिकल केबल के बारे में पूछ रहा है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल के बारे में। ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। नेक्स्ट, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे फाइल में जाने के लिए किसका प्रयोग होता है? दूसरा लाइन में जाना है। जैसे ही दूसरा लाइन में जाने के लिए होगा, तो जब तक आप एंटर की नहीं दाबेंगे, प्रेस करेंगे, आप दूसरे लाइन में नहीं जाएंगे। तो दूसरे लाइन में जाने के लिए एंटर की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग व्यवहारिक रूप से किस उद्योग में किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग व्यवहारिक रूप से पटाखों के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक अपरूप का उदाहरण नहीं है? अपरूप, आप देखिए हीरा कार्बन का अपरूप है, ठीक है, ग्रेफाइट कार्बन का ही अपरूप है, ओजोन O3 यानी कि ऑक्सीजन का, तो स्टील आपका सही आंसर है। सही आंसर हो गया आपका स्टील। एक आर्थिक व्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था जिसे निजी तथा राज्य के उपक्रम को मिलाकर बनाई जाती है, वह कहलाती है। देखिए अगर केवल निजी उपक्रम होता तब ये होता बाजार, ओके, बाजार अर्थव्यवस्था, और बाजार अर्थव्यवस्था को ही निजी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। देखिए जिसमें निजी क्षेत्र और राज्य दोनों का भागीदारी होता है, उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था कृषि था। ऐसे तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का भी कृषि था, दूसरा का उद्योग था, और तीसरा फिर से हम लोग कृषि को पर ही जोर दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकाल लागू किया जाता है? 356 के तहत। 352 के तहत क्या है? 352 के तहत राष्ट्रीय आपात है, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, और 360 के तहत विधि आपात। ठीक है। नेक्स्ट, ऊपरी सदन यानी राज्यसभा कितने सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? तो 12। अब लोकसभा में 2, उसका तो प्रावधान समाप्त हो चुका है। ठीक है। अकबरनामा किसने लिखी थी? तो अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की? किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट, संदेश सेवा
किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो संदेश सेवा जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? संपत्ति प्रत्यक्ष कर है, हम लोग डायरेक्ट सरकार को पे करते हैं, ठीक है, आयकर, संपत्ति कर, कारपोरेट कर। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कर जो डायरेक्ट हम लोग सरकार को पे कर देते हैं प्रत्यक्ष कर हो गया, और ऐसा कर जिसे हम सरकार को डायरेक्ट पे नहीं करते, जैसे सिनेमा घर। सिनेमा घर का है ना, सिनेमा घर जब हम लोग सिनेमा घर में देखने जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी हम लोग टैक्स देते हैं, ठीक है। अगर सिनेमा घर पर टैक्स बढ़ता है टिकट पे, तो सिनेमा घर का मालिक क्या करेगा? अपना टिकट का रेट बढ़ा देगा, ठीक है। तो टैक्स जो है हम लोग से वसूलता है, और सिनेमा हॉल का जो मालिक है वो टैक्स पे करता है। तो ये हम लोग नहीं पे करते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग डायरेक्ट पे नहीं करेंगे वो इनडायरेक्ट टैक्स हुआ, ठीक है। अब जैसे जीएसटी डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? तो जीएसटी भी इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब अप्रत्यक्ष टैक्स है ना। डायरेक्ट हम लोग पे नहीं करते हैं गवर्नमेंट को जीएसटी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? पहला है मौलिक कर्तव्य, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तीसरा है मौलिक अधिकार, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित संशोधनों में किसे भारत का लघु संविधान कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन, ये 1976 में है ना, 1976 में हुआ था संशोधन। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसे 3 जनवरी 1977 से लागू किया गया है। अगर ये पूछे कि कब लागू हुआ था 42वां संविधान संशोधन, तो 1977 राइट आंसर है। बनाया कब गया था? तो 1976 में बनाया गया था, ठीक है। निम्नलिखित संशोधन में से किसे भारत का लघु संविधान कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। नेक्स्ट, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक सोहन सिंह भाकना थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1600 वर्ष में, ईस्वी में। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? तो यह है बलित पर्वत, इसे मूलधार पर्वत भी कहा जाता है। और विश्व के सबसे नवीन पर्वत, विश्व के सबसे पुराना पर्वत हो जाएगा अरावली, और विश्व के सबसे नवीन पर्वत हो जाएगा हिमालय। ध्यान रखिएगा, जो भी पुराना होगा पर्वत, जो भी नया पर्वत होगा, उसका शिखर कुछ इस तरह का होगा, और जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर वाला भाग क्या होते जा रहा है, अवक्षेपित होते जाएगा, तो धीरे धीरे इसका आकार ऐसे ग्रहण हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसे कहा जाता है अवशिष्ट पर्वत। और ये जो पर्वत है ये राजस्थान में है, अरावली। अरावली विश्व का सबसे पुराना पर्वत और विश्व का सबसे नया पर्वत, ठीक है। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत नया है, अरावली पर्वत पुराना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी। काल बैसाखी कड़ी झंझा या विद्युत बिजली तूफान है जो ... में प्रमुख है। देखिए, इस क्षेत्र में जो तूफान आते हैं, इस क्षेत्र में आने वाले तूफान को कहते हैं हम लोग नार्वेस्टर। इस क्षेत्र में नार्वेस्टर। तो बांग्लादेश और आप कह सकते हैं वेस्ट बंगाल, यानी कि भारत तथा बांग्लादेश इसका राइट आंसर है। सूर्य से आने वाले किरणों से मुख्यतः कौन सा कर्क रोग होता है? त्वचा का कर्क रोग होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा स्तनपायी विशालतम है? स्तनपायी पूछ रहा है आपसे, तो व्हेल। आरएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका सही आंसर है एक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? देखिए, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है और ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम लोग भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर ध्रुव की ओर बढ़ते जाएंगे, जी का मान बढ़ते जाता है, और जी का मान बढ़ते जाएगा, यानी W बराबर क्या होता है? mg, यानी कि जी का मान अगर बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा। तो वस्तु का भार ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, क्योंकि ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तापमान का एसआई मात्रक हो जाएगा आपका सेल्सियस। तापमान केल्विन।
तापमान का एसआई मात्रक हो जाएगा केल्विन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। नेट एस्केप नेविगेटर एक डॉट 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 है, क्या है? तो वेब ब्राउजर या वेब पृष्ठ प्रवर्तक, वेब ब्राउजर, ठीक है। नेट एस्केप नेविगेटर वेब ब्राउजर है। दूध का पीएच की प्रकृति क्या होती है? दूध की पीएच की प्रकृति यहाँ पे आंसर हो जाएगा थोड़ी अम्लीय, थोड़ी अम्लीय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस या इमल्शन का उदाहरण नहीं है? पायस कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हुए हों, ऐसा विलयन जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हुए हों, ठीक है, उदाहरण नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका 4। ये सब पायस हैं, ये भी पायस, ये भी पायस, ये इसका पायस का उदाहरण नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल, निम्न में से कौन सा एक पायस या इमल्शन का उदाहरण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा दही। क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसे आयोजित किया गया था जापान में। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट, शेक्सपियर की किस नाटक के विषय में हाल ही में यह दावा किया गया है कि उसकी गलत तिथि अंकित की गई है? हैमलेट। गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो यह है पाकिस्तान में। नेक्स्ट, विंबलडन स्थान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? विंबलडन जो है लॉन टेनिस से। तो 4 गो यहाँ पे हम देखते हैं ग्रैंड स्लैम होता है, एक ऑस्ट्रेलिया ओपन, एक है फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, ठीक है। इन चारों जो है लॉन टेनिस से संबंधित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को डॉट 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 के लिए जाना जाता है? बंगाल में अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए जाना जाता है। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा। नेक्स्ट, ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है? ला नीना जब आता है तो महासागर का तापमान जो है कम हो जाता है, यह जल के तापमान को क्या करता है? कम कर देता है। नेक्स्ट, पौधे के किस भाग में दालचीनी प्राप्त होती है? दालचीनी यानी कि ये तो छाल से प्राप्त होता है, छाल से। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका बी, छाल। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से, अच्छा इसी की कमी से डायबिटीज होता है, ठीक है, जो पैंक्रियाज से निकलता है, पैंक्रियाज के बीटा कोशिका से, ठीक है। पैंक्रियाज का मतलब होता है इंसुलिन, है ना, तो बीटा कोशिका से निकलता है ये इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त को पहुंचाता है? फेफड़े का धमनियां, फेफड़े की धमनियां। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका सी, फेफड़े की धमनियां। नेक्स्ट, ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट, लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है? तो याद रखिएगा एलपीजी, एलपीजी। ये हो गया लाल, ये हो गया ग्रीन और ये हो गया पीला। जेपीईजी का संक्षिप्त रूप क्या है? जेपीईजी का संक्षिप्त रूप ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप है। आंसर हो जाएगा एक उष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होती है? उष्माशोषी मतलब उष्मा को अवशोष कर लेना, और उष्माक्षेपी मतलब उष्मा को त्यागना। निम्नलिखित में कौन एल्यूमिनियम का अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क जो है आपका क्रायोलाइट। 46 का आंसर हो जाएगा आपका बी, क्रायोलाइट। निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव भोपाल गैस त्रासदी के समय हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। 48 देखते हैं, भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? भाग 4 के ए में। 2 में क्या है? 2 में है नागरिकता। 3 में क्या है? 3 में है मौलिक अधिकार, और 5 में क्या है? 5 में है संघ, ठीक है। भारत में राज्य का राज्यपाल बनाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष।
ध्यान रखिएगा, राज्यपाल जो हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक राज्यपाल जो है अपने पद पर बने रहेंगे। निम्नलिखित में कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? तो यहाँ पे अशिक्षित की जहां तक बात आती है, अकबर। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। तो 51 का आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश डॉट 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 कहाँ से गुजरता है? ठीक है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश जो है आपका राजस्थान से भी गुजरता है। नेक्स्ट, अगर आप देखें ठीक है, ये इस तरह से गुजरेगा, किससे गुजरता है? राजस्थान से भी गुजरता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है? जेब्रेलिक तो है, ऑक्सिन तो है, साइटोकाइनिन भी है, थायरॉक्सिन नहीं है, क्योंकि थायरॉक्सिन जो है मानव के यहाँ पे ये गला में होता है, ये मानव के गला में, इसी से है ना, इसी को थायराइड ग्रंथि कहते हैं और इसी से थायरॉक्सिन का स्राव होता है। निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस प्रणाली को से नेफ्रॉन संबंधित है? नेफ्रॉन, जनन प्रणाली, परिसंचरण प्रणाली, उत्सर्जन प्रणाली और श्वसन प्रणाली। उत्सर्जन प्रणाली से नेफ्रॉन जो है संबंधित है। तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका, 54 का आंसर हो जाएगा बी, उत्सर्जन प्रणाली। उत्सर्जन यानी कि किडनी की सबसे छोटी इकाई अगर आपसे कहे क्या है, तो सबसे छोटी इकाई है नेफ्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक आईपी एड्रेस में कितने बीट होते हैं? तो 32 बीट होते हैं। 57, इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। ऋणायन डॉट 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 द्वारा बनते हैं। ऋणायन किसके द्वारा बनते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के, है ना, प्राप्ति से बनते हैं, यानी 58 का आंसर हो जाएगा आपका बी। परमाणु विद्युतता क्या? निम्नलिखित में कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं? तो राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कहे कि संसद में कौन शामिल है, तो संसद में राष्ट्रपति भी शामिल है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पे है कि किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। वाकई में ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, ना ही लोकसभा के और ना ही राज्यसभा के, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय महासागर है तो सबसे छोटा हो गया आपका मालदीव। तो 62 का आंसर हो जाएगा आपका ए, मालदीव। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। निम्नलिखित में कौन सार्वभौमिक सभी करता है? सबको, है ना, सर्वग्राही कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी प्लस। नेक्स्ट है आपका 65, साबुन की बुलबुला डॉट 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 के कारण गोल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तनाव के कारण। ठीक है, इस तरह का वीडियो आपको हर एक शनिवार को अपलोड किया जाएगा। ठीक है, अगर आप इस तरह का और सेट मारना चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।